नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गोस्वामी हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कि कौन से वर्ण का उच्चारण कौन से स्थान से होता है, किस स्थान से होता है, मुख के किस भाग से होता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हिंदी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्जाम्स हो तो उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और हम अगर उसे ध्यान से नहीं पढ़कर जाते हैं तो हम उसे क्या कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो अब की बार हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अच्छे से एक बार बस पढ़ लीजिएगा, एक ही बार में आप लोगों की समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला होता है हमारा कंठ। पहला क्या होता है हमारा कंठ, अर्थात गले से उच्चारित होने वाले वर्ण। कि गले से उच्चारण होना कौन कौन से वर्णों का है, अर्थात कौन कौन से वर्ण हैं जो गले से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इसके लिए संस्कृत में बहुत साधारण से सूत्र हैं, बहुत सिंपल। अगर ये याद कर लिए तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात अकुह पहला वर्ण क्या है, अ। पहला वर्ण क्या है तो अ, अर्थात छोटा आ और बड़ा आ। और अगला वर्ण क्या है का, अर्थात का वर्ग। का वर्ग क्या होता है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को वर्ण के बारे में पढ़ा चुका हूं। वर्णों को दो प्रकारों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन वर्ण। तो उसी के आधार पर मैंने आपको वर्ग भी पढ़ाए थे। वर्ग हमारे 5 होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। तो ये कौन सा वर्ग है हमारा, का वर्ग। तो का वर्ग का उच्चारण अर्थात छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग का उच्चारण। का में कौन कौन से वर्ण आ गए, ख, ग, घ और ड़। ठीक है, तो इनका उच्चारण। और अगला क्या है, विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम माने विसर्ग। विसर्जनीय नाम माने विसर्ग, अर्थात छोटा आ, बड़ा आ, का, ख, ग, घ, ड़ और विसर्ग का उच्चारण कौन से स्थान से होता है, कंठ से होता है। कौन से स्थान से, कंठ से होता है। तो सूत्र को एक बार फिर से बोलिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात आ, का और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो किससे होता है, कंठ से होता है। तो अगली अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है हमारा, तालु। दूसरा क्या है, तालु। तालु माने तालुआ। तालु माने तालुआ, अर्थात तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो तालु से उच्चारण होने वाले वर्णों का सूत्र क्या है, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, अर्थात पहला वर्ण क्या है, ई। तो छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो अगला वर्ण क्या है, चा, अर्थात चा चरखा, चरखा वाला चा। तो चा वर्ग। वर्ग में चा में कौन कौन से वर्ण आ गए, छ, ज, झा और या, अर्थात ये कौन से, पांचों वर्ण। और अगला होता है या और अगला होता है सा, अर्थात या और सा। कौन सा सा, सीटी वाला सा। कौन सा सा, सीटी वाला सा। ध्यान रखिएगा, सीटी वाला सा का उच्चारण स्थान तालु होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इचु यसा नाम तालु, अर्थात छोटी ई, बड़ी ई और चावर्ग और या और सा, इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तालु होता है। सूत्र को एक बार फिर से बोलिए, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। तो अगली बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर है हमारा मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा मुख में कौन सा स्थान होता है, मूर्धा। तो मूर्धा होता है दोस्तों दांतों के जस्ट पीछे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, अर्थात दांतों के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा होगा, खुरदरा सा। तो वो ही हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारा मूर्धा पर जाकर के उनका उच्चारण होगा, जिह्वा हमारी मूर्धा से जाकर टकराएगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात पहला वर्ण क्या है, री। तो पहला वर्ण हो गया री। और अगला वर्ण क्या है, टा। तो टावर में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। और अगला क्या होता है,
अगला होता है रा, तो रा, और अगला क्या है इसमें सा, तो कौन सा सा, षटकोण वाला सा, कौन सा सा, षटकोण वाला सा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात रिवर्ण और टा वर्ग और रा और सा, कौन सा सा, षटकोण वाला सा। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। ध्यान रखिएगा, सूत्र को बोल के देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री और टा वर्ग और रा और शा, कौन सा, षटकोण वाला। इनका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है। अगली बात करते हैं नंबर 4 पे, तो होता है हमारा दंत, अर्थात दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो दंत का मतलब दिव्या हमारी दांतों पर जाकर के टकराएगी, जिनका उच्चारण कहां से होगा, दंत से होगा। तो इसका जो फॉर्मूला, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, अर्थात लृतु लसानाम जो वर्ण है वो हमारे दांत से उच्चारित होंगे। लृतु लसानाम में पहला वर्ण क्या है, लिरी, तो लिरी हो गया, और अगला वर्ण क्या है, ता, तो ता हो गया, और अगला क्या है, ला, अर्थात ता वर्ण हो गया, अगला क्या है, ला, तो ला, और अगला क्या है, सा, कौन सा, कौन सा सा, स्लेट वाला सा, तो ये सा, अर्थात लिरी और तावर्ग, तावर्ग में कौन से, ता, था, दा, धा और ना, और अगला क्या है, ला, अर्थात ला, और अगला क्या है, शा, कौन सा, स्लेट वाला सा, तो सा, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा कहां से होता है, दांत से होता है, दंत से होता है। किसका, एक बार फिर से सूत्र को बोलकर देखिए, लृतु लसानाम दंता, क्या, लृतु लसानाम दंता अर्थात लिरी, तावर्ग, ला और सा, स्लेट वाला, इनका जो उच्चारण स्थान है वो दांत से होता है। अगली बात करते हैं, तो 5वां है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ माने होठ, अर्थात होठों से उच्चारित होने वाला, जिनके उच्चारण के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ेगी, होठों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको बोलते टाइम होठ हिलेंगे, होठों का मूवमेंट होगा। तो बोल के देख लीजिएगा एक बार, अभी भी पढ़ा देता हूं पहले। तो पहला जो सूत्र, इसका जो सूत्र है वो क्या है, उपपद्मानीय नाम, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, अर्थात उपपद्मानीय नाम, पहला वर्ण क्या है इसमें, उ, अर्थात छोटा उ, और दूसरा वर्ण क्या है, पा, यानी पावर्ग, यानी पावर्ग, पावर्ग में कौन से, पा, फा, बा, भा और मा, अर्थात उ, कौन सा, छोटा उ, और बड़ा उ भी आ जाएगा इसमें, बड़ा उ, छोटा उ, बड़ा उ और पा, अर्थात पावर्ग का, और पावर्ग माने पा, फा, बा, भा, मा, अर्थात उ, छोटा उ, बड़ा उ और पावर्ग। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो किससे होता है, ओष्ठ, अर्थात होठों से होता है। बोलकर देख लीजिए, ऊ जब बोलेंगे तो होठ जो है वो सुकड़ जाएंगे, ऊ, प, फ, ब, भ, म, अर्थात होठों का मूवमेंट होगा इन वर्णों को बोलते टाइम। अगला जो है 6वें नंबर पे है हमारा नासिका, अर्थात नासिका, नाक से उच्चारित होने वाली, जिनको बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें नाक की आवश्यकता पड़ रही है, नाक से बोला जा रहा है उन वर्णों को। तो इसमें दो होते हैं, दो सूत्र होते हैं। पहला होता है यमंगन नाम नासिका च, अर्थात या, अर्थात णा, या, ण, ना और मा, अर्थात प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण। पहला का 5वां कौन सा हो गया, ये वाला, और फिर चा का 5वां कौन सा हो गया, ये वाला, और फिर हमारा जो है टा वर्ग का 5वां कौन सा हो गया, ये वाला, और अगला जो है कौन सा, ता वर्ग का 5वां कौन सा हो गया, ना, और पा वर्ग का 5वां कौन सा हो गया, मा। अर्थात इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें नासिका की आवश्यकता होती है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है। तो अगला जो है, अगला जो सूत्र है इसका, नासिका अनुस्वार से, अर्थात अनुस्वार, अनुस्वार मतलब संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हमने देखा होगा कि इस तरीके से रामम लिखा होता है, रामम, और वैसे अगर साधारण तौर पे लिखें तो रामम, तो इस तरीके से रामम लिखा जाता है, अर्थात माँ को क्या कर दिया जाता है, अनुस्वार कर दिया जाता है। पंचम वर्ण होता है माँ, तो उसको क्या कर दिया जाता है, अनुस्वार कर दिया जाता है, वही क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है।
अगली बात करते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे है हमारा कंठ और तालु, अर्थात गला और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो वे वर्ण कौन से हैं? इनके लिए फॉर्मूला है, सूत्र है ए धातो कंठा तालु, अर्थात ए धातो। देखो पहला वर्ड क्या है इसमें? ए, और दूसरा वर्ड देखिए मात्रा किसकी है? आई की। तो ए और आई तव माने होता है इन दोनों का, ए और आई दोनों का कंठ और तालु से उच्चारण होता है। बोल के देखिए ए, तो कंठ पर क्या होगा? जोर लगाया जाएगा। और आई अर्थात आई बोलेंगे तो कंठ पर हमारा क्या होगा? प्रेशर होगा, जोर होगा। तो ये उच्चारण जो स्थान है इनके कंठ और तालु होते हैं। अगली बात करते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आता है कंठोष्ठ, अर्थात गला और होठ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी हमें। जिनका उच्चारण करने के लिए कंठ और गले की आवश्यकता पड़ेगी वो वर्ण कौन से हो गए? कंठोष्ठ हो गए। तो इनको बोलने के लिए सूत्र होता है हमारा याद करने के लिए, हमारा बोलने के लिए, याद करने के लिए। तो पहला सूत्र जो है इनका वो है औधौतो कंठोष्टम, औधौतो कंठोष्टम। तो पहला क्या है? ओ, पहला हो गया ओ। अब देखिए अगला वाला क्या है? अब किसकी मात्रा लगी हुई है? औ की मात्रा। और तव माने ये दोनों, ओ और औ ये दोनों जो वर्ण हैं वो कंठ और होठों से उच्चारित होते हैं। बोल के देखिए ओ, अर्थात होठ भी सुपड़ रहे हैं और गले की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो ये दोनों वर्ण क्या हो गए? कंठोष्ठ हो गए। अगली हम बात करते हैं 9 पे। तो अगला होता है हमारा दंतोष्ठ, अर्थात दांत और होठों से उच्चारित होने वाले वर्ण। कौन से? दांत और होठों से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात वकार माने क्या होता है? वा। वकार का मतलब होता है वा, अर्थात वा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो दंत और होठों से किया जाता है। किसका? वा वर्ण का उच्चारण। याद करने के लिए एक बार बोल के देखिए, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, अर्थात वा का उच्चारण स्थान दांत और होठों से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आप लोगों ने इन सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लिया, पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, और इनका जो व्याख्या है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने एक बार अगर पढ़ ली, तो आप इन वर्णों को कभी भी किसी भी एग्जाम में आए, कोई भी प्रश्न आए, तो आप कभी भी इसे गलत नहीं करेंगे। तो एक बार इन्हें ध्यान से पढ़कर जाइएगा पेपर देने से पहले, एग्जाम देने से पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।